जय हिंद। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बिना ज्योग्राफी या भूगोल अधूरा सा है। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से हम जानते हैं। हो सकता है इस टॉपिक के बारे में आप पहले भी कहीं पढ़ चुके होंगे, हो सकता है आप नए नए पढ़ रहे होंगे, चाहे आप किसी भी स्थिति में हों। लेकिन इतने गारंटी के साथ कह देता हूं कि इस वीडियो के बाद शायद ही आपको किसी दूसरे वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम बहुत सारे सवालों के जवाब को जानेंगे जो आपके मन में इस टॉपिक को लेकर उठ रहे होंगे। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सवाल भी होंगे जो आपके मन में कभी प्रश्न उठा भी नहीं होगा। जैसे किस टाइप के? जैसे हम पढ़ते हैं कर्क रेखा, तो इस वाले वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे साथ में कि कर्क रेखा का नाम कर्क रेखा ही क्यों है, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। आखिर उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही क्यों कहा जाता है? उसी तरह से मकर रेखा का नाम मकर रेखा क्यों है, और जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, तो आखिर उसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही क्यों है? तो इस वाले वीडियो में हम बहुत सारे सवालों के जवाब को जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। अक्षांश एवं देशांतर, जिसे अंग्रेजी में लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सबसे पहले अगर एक बात कर लें तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ये समझने के लिए केवल है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड मतलब सीधा एकदम से खड़ा, लॉन्गिट्यूड यानी लंबवत खड़ा हुआ। तो लैटिट्यूड का हिंदी अक्षांश, यानी अक्षांश कैसा होगा? लेटा हुआ होगा, वह अक्षांश होगा। और लॉन्गिट्यूड कौन सा? जो लंबा लंबा खड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? देशांतर या लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक। अब इसको समझने से पहले, अक्षांश और देशांतर को समझने से पहले हमें ग्लोब को समझना पड़ेगा कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पृथ्वी के बारे में ही समझने वाले हैं, तो पृथ्वी का ही एक छोटा सा स्मॉल सा मॉडल होता है, यानी पृथ्वी का लघु प्रतिरूप ही क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु प्रतिरूप ही क्या कहलाएगा? ग्लोब कहलाएगा अंग्रेजी में, यानी स्मॉल एक तरह से इसका वो मॉडल होता है। ठीक है ना? तो उसी को हम कहीं ना कहीं ग्लोब कहते हैं। और ये मैप है, यानी मानचित्र है। तो जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो ऐसी कोई भी लाइंस हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह पर होती हैं। तो जब हम वास्तव में देखते हैं तो ऐसी कोई भी लाइंस हमें नहीं दिखाई देती है। ये सैटेलाइट से लिया गया पिक्चर है। तो कहीं भी हमें पृथ्वी पर, आप भी इतना कहीं ना कहीं ट्रैवल किए होंगे, आपको कहीं भी कोई भी रेखा वास्तव में दिखाई नहीं दे रही होगी। जैसे अक्षांश रेखाएं होती तो है ना, तो अक्षांश ना तो आपको अक्षांश रेखाएं और ना ही देशांतर रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी पृथ्वी पर। तो जब ये वास्तव में रेखा है ही नहीं तो फिर कहाँ पर है? तो असल मायने में ये वास्तविक में रेखा है ही नहीं, ये रियल लाइंस नहीं है। कैसे लाइन से? इमेजिनरी लाइन से, कल्पना से है। क्यों कल्पना से है? क्योंकि हमें पृथ्वी को अच्छे से समझना था। अब पृथ्वी पर उस तरह के, पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए उस तरह की लाइंस की आवश्यकता थी, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता थी पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए। अब वो संभव था नहीं। क्यों नहीं संभव था? संभव इसलिए नहीं था क्योंकि पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ जो हैं, यानी पृथ्वी की जो स्थलाकृति है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदानी भाग है, तो कहीं पर समुद्र है। वहाँ पर एक समान अगर कहा जाए, एक ही रेखा में एक ही अगर लाइन में अगर लाइन को क्रॉस करवाना, ये पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए क्या कर लिया हमने? मान लिया। तो मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इमेजिन करना पड़ेगा। तो हमने कैसी लाइनें खींची? इमेजिनरी लाइन, यानी काल्पनिक रेखाएं। तो अक्षांश रेखा क्या है, यानी लैटिट्यूड लाइंस क्या है? तो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि अक्षांश रेखा क्या होता है, तो अक्षांश रेखा पृथ्वी की सतह पर ही पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों होता है उसको भी हम आगे बता देंगे। ठीक है ना? तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, बल्कि कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। भूमध्य रेखा कहने का मतलब है कि पृथ्वी के मध्य में पड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये जो पृथ्वी के ठीक मध्य में पड़ने वाली रेखा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों बोला जाता है? भू का मतलब होता है पृथ्वी, और मध्य का मतलब मालूम है बीच में। तो भूमि के ठीक मध्य, पृथ्वी के ठीक मध्य से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके और भी नाम हैं, जैसे विषुवत रेखा, और साथ ही साथ इसे अंग्रेजी में इक्वेटर भी बोला जाता है। तो ये तो भूमध्य रेखा, और ठीक इसके जितने भी समानांतर कहने का मतलब है समान अंतर पे। समानांतर कहने का मतलब क्या है? समान अंतर पे। तो जितनी भी रेखाएं जो समान अंतर रखती हैं, मतलब एक समान अंतर रखती हैं, जिसे अंग्रेजी में हम पैरेलल बोलते हैं, मतलब हर जगह इनके बीच की जो दूरी होगी वो लगभग इक्वल होगी, बराबर होगी, एक समान होगी, तो उसे हम समानांतर बोलते हैं। तो अक्षांश रेखाएं कैसी हैं? अक्षांश रेखाएं समानांतर हैं, काल्पनिक हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी की सतह पर खींची जाती हैं। अब यहाँ पर समझ में यहाँ पर प्रश्न आता है कि आखिर पूर्व से पश्चिम की ओर ही क्यों खींची जाती है? उसका कारण है कि पूर्व से पश्चिम इसलिए क्योंकि जो सूर्योदय होता है वो पूर्व से होता है और सूर्यास्त किधर हो जाता है? फिर पश्चिम की, यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसको मानकर हम ये करते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींचते हैं। आज के बाद आपके पास जब ये सवाल आएगा कि आखिर पूर्व से पश्चिम ही क्यों, आखिर लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट ही क्यों होती है, तो उसका कारण ये है सूर्योदय और सूर्यास्त।
अगला आता है कि अक्षांश रेखा लैटिट्यूड। इसमें जो हम भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ रहे थे उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। भूमध्य रेखा के बारे में हम जो पढ़ रहे थे उसमें ये बीच वाली जो लाइन है ये क्या है, भूमध्य रेखा है। क्यों भूमध्य रेखा है? क्योंकि ये भूमि के ठीक मध्य से गुजरने वाली रेखा है। अब ये भूमि के ठीक मध्य से गुजरेगी तो ये पूरे पृथ्वी को कितने भागों में बांट देगी? पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देने वाली है। अब एक पृथ्वी क्या है? पूरी पृथ्वी एक गोला है। पृथ्वी क्या है? एक गोला है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। अब स्फीयर इसको जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है ये 2 बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट दे रही है। तो ये गोला का आधा भाग हो जाएगा, ये भी गोला का आधा भाग हो जाएगा। तो गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं? गोलार्ध। गोलार्ध 2 शब्दों से मिलकर बना है, गोला प्लस अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो गोला का आधा भाग ये भी है और गोला का आधा भाग ये है। इसे अंग्रेजी में हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। स्फीयर का आधा भाग हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो अब इसको नामांकन तो करना पड़ेगा ना, दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्शन यानी दिशा के आधार पर नामांकन करते हैं। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्योंकि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह से सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर। और किसके समानांतर? भूमध्य रेखा के। और सभी एक दूसरे के क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। अगला अक्षांश रेखाओं की संख्या, कि अक्षांश रेखाओं की आखिर संख्या कितनी है। तो जब हम अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो उसके पहले कुछ चीज़ों को जान लेना चाहिए। क्या जानना है? जानना यह है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच जो दूरी होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितने डिग्री की होती है? 1 डिग्री की होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है? 1 डिग्री की। और 1 डिग्री अगर इसको हम किलोमीटर में मापें, दूरी में मापें, तो दूरी में कितना होता है? 111 यानी 111 किलोमीटर। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की होती है, तो 111 किलोमीटर की। और कितने डिग्री की होती है? 1 डिग्री। यानी 1 के बाद अगर कहा जाए 4 नहीं आने वाला, 1 के बाद हमेशा आएगा तो 2 ही आएगा। और 1 के बाद ऐसा नहीं कि 1.5 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आएगा, ठीक है ना। ऐसे करके होता है। और ये क्रमशः कहा जाता है, ये क्रमशः अगर कहा जाए पॉइंट तक जाता है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं एंगल बनता है। ये 0 डिग्री का जो है यहाँ से एंगल, और ये कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाता है। राइट एंगल बनाते हुए 90 तक जाता है और 90 डिग्री पर जाने के बाद ये रुक जाता है, ठीक है। तो टोटल ऊपर की तरफ कितने हैं? ऊपर की तरफ 90 और नीचे की तरफ 90। तो 90 ऊपर की तरफ और 90 नीचे की तरफ। तो 90 कितने हो गए? टोटल हो गए 180। और बीच का क्या हो गया? बीच का एक 0 डिग्री भी क्या है? एक तरह की कहीं ना कहीं रेखा ही है, तो उसको मान ले तो हम 181। तो 90 ऊपर, 90 नीचे और एक भूमध्य रेखा, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 180। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। तो नीचे जो 90 पर आएगा उसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव और ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। क्योंकि ये एकदम से बिंदु की तरफ हो जाता है। और जब एक बिंदु है तो कोई तो वह रेखा होगी नहीं, और असल मायने में ये रेखा भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी गोला है ना, तो ये हमें एक साइड से दिखाई देता है। जब हम इसे मानचित्रों पर देखते हैं और एक तरफ से देखते हैं तब ये हमें रेखा दिखाई देती है, जबकि ये रेखा नहीं है बल्कि क्या है? एक वृत्त है। कैसा है? एक वृत्त है। तो एक वृत्त बनाता है यहाँ पर, तो एक वृत्त है ये। तो टोटल जब ये 90 पर जाता है तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे ये 90 पर जाने के बाद एकदम से पॉइंट हो जाता है, तो वह रेखा के रूप में नहीं गिनी जाती है। तो अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाकर चलें तो टोटल कितनी हो जाएंगी संख्याएं? टोटल संख्या हो जाएगी 181। अगर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिला ले, इन दोनों को मिलाते हुए टोटल अक्षांशों की संख्या हो जाती है 181। लेकिन अगर इनको हम रेखा ना माने, इनको हम वृत्त ना माने, तो इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल इसमें से 2 क्या कर देंगे? माइनस, और संख्या आ जाएगी 179, ठीक है ना। तो अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाकर पूछेगा तब आंसर होगा 181। लेकिन अगर इसको हटा देगा तो क्या हो जाएगा? 179। अंग्रेजी में इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है ना। उसी के साथ यहाँ पर एक और चीज़ को समझना है कि सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा होती है इक्वेटर। यानी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइंस, ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड सर्कल जिसे अक्षांशीय वृत्त भी बोलते हैं, तो वो कौन सा है? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। लेकिन ये क्या होता है ना कि धीरे धीरे जब ध्रुवों की तरफ जाती है तो वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है। धीरे धीरे क्या होता है? इसका आकार छोटा होने लगता है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो सबसे बड़ी इक्वेटर, और दोनों तरफ ध्रुवों की तरफ जाती है तो इसका आकार धीरे धीरे क्या होने लगता है? छोटा। देखिए ये 70, फिर 80, ऐसे करके छोटा, और 90 पर जाने के बाद ये पूरी तरह से क्या हो जाती है? 90 पर जाने के बाद ये पूरी तरह से एक पॉइंट बन जाती है जिसकी लंबाई 0 हो जाती है। तो इसलिए ये याद रखना है कि जैसे जैसे अगर कहा जाए इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाती है तो इसकी लंबाई क्या होती है? कम होने लगती है। अगला है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं तो उसको भी जान लेते हैं। तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण पे मकर रेखा, उसी तरह से 66.5 डिग्री उत्तर पे उत्तरी ध्रुव वृत्त, या जिसे आर्कटिक वृत्त भी बोल लेते हैं, और उसी तरह से 90 डिग्री उत्तर पे उत्तरी ध्रुव। तो आखिर ये 33.5 और 66.5 इतना इंपॉर्टेंट है क्यों?
पहले तो इसे समझ लेंगे हम, आखिर 23.5 और 66.5 इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। जीरो समझ में आता है क्योंकि वो दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो जीरो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से 90 डिग्री पर अगर कहा जाए शून्य हो जाता है दोनों तरफ, तो ये भी समझ में आता है कि 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो ये दोनों भी समझ में आता है, 0 डिग्री भी समझ में आता है। लेकिन 33.5 और 66.5 क्यों? क्योंकि अभी हम खुद कुछ देर पहले समझे थे ये कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 डिग्री की होती है। तो ये बीच में 33.5 कैसे आ गया? तो उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? कारण को जान लेते हैं। कारण ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ऐसे खड़े हैं तो थोड़े से सीधे हैं, लेकिन आगे की तरफ थोड़ा झुक जाएंगे तो अपने अक्ष पर क्या है, थोड़े से हम झुके हुए हैं। जैसे ये पॉइंट है, ये ठीक है, ये अगर पेन है, और ये क्या है, अगर ये मार्कर अगर कहा जाए अपने अक्ष पर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगी तो ये क्या है, अपने अक्ष पर इस वाले पॉइंट पर थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है। तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पर सीधी नहीं बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है। तो जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो उनको मालूम चला कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जब भी हम एंगल को मापते हैं तो कितना डिग्री तक मापते हैं? ये जो पूरा एंगल है ये कितना डिग्री का एंगल है? साढ़े बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें एक एंगल मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है पूरा, और इसमें ये एक एंगल 23.5 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 66.5। कैसे 66.5? क्योंकि बड़े एंगल में से जब एक छोटा एंगल घटाएंगे, पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री का, और इसमें से माइनस कितना करेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा? 66.5। इसलिए ये दोनों लाइन्स हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो मौसम वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं इसके लिए, क्योंकि जो सूर्य की सीधी किरणें होती हैं वो 23.5 से 23.5 के बीच में ही जाती हैं। इसलिए अगर आप अगर मौसम से रिलेटेड जानकारी को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस वाले वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। तो हम समझ गए कि 23.5 क्यों महत्वपूर्ण है, 66.5 क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले 0 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसी तरह से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में है, जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, उसका नाम है कर्क रेखा। उसका क्या नाम है? उसका नाम है कर्क रेखा, ठीक है ना, उसका नाम है कर्क रेखा, उसका नाम है कर्क, ठीक है ना, कर्क रेखा नाम है उसका। अब जो कर्क रेखा है, इसका नाम कर्क रेखा, जिसे अंग्रेजी में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं? क्योंकि इस वाले रीजन में, इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसके मरीज थे? कैंसर के मरीज होते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसा कि हम शुरुआत में भी बोले थे कि हम बताएंगे इसके कारण को, क्या कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में बहुत सारे कैंसर के मरीज पाए जाते थे, इसलिए इस रेखा का नाम ही क्या रख दिया गया, उसी के नाम पर, कि इस रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी और हिंदी में कर्क रेखा कहा गया। उसी तरह से अगर हम 23.5 डिग्री साउथ की बात करें, 23.5 डिग्री दक्षिण की बात करें, तो इसका नाम है मकर रेखा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी लोगों की राशियां, अगर आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोगों का जो राशि होता है, जो तो राशि में एक मकर राशि भी होता है, और एक प्रजाति होती है अगर कहा जाए उस वाले क्षेत्र में, जिसको कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप कभी राशि उसी को देखते होंगे तो वहाँ पर एक लोगो बना होगा मकर राशि का, वह इस तरह का होता है। और एक ठीक बकरी की तरह ही एक अगर कहा जाए जानवर होते हैं वहाँ पर, जो बहुत बड़ी संख्या में होती है, और जिसका नाम क्या है? कैप्रिकॉर्न। तो इसी के नाम पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रख दिया गया है, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस नाम पर? इस वाले जानवर के नाम पर। और कैंसर किस लिए? क्योंकि इस वाले क्षेत्र में बहुत सारे कैंसर के मरीज पाए जाते थे। तो ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। और उसी तरह से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। क्यों आर्कटिक वृत्त? क्योंकि वहां पर एक ओशियन है, एक महासागर है, जिसका नाम है आर्कटिक महासागर, और ये वहीं से होकर गुजरता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आर्कटिक वृत्त। और ठीक 66.5 डिग्री वाले दक्षिण में क्या नाम है? अंटार्कटिक वृत्त। क्यों? जब से बोलते हैं ना कोई भी चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो मतलब घड़ी की डायरेक्शन की तरफ चलती है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन ठीक उसके विपरीत दिशा में चलता है तो क्या बोलता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब होता है विपरीत। ये आर्कटिक के ठीक उलट है कि नहीं है? तो आर्कटिक के ठीक उलट है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया? एंटी प्लस आर्कटिक, अंटार्कटिक। और यहीं पर एक महाद्वीप भी है, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो उन दोनों को मिलाकर यहां पर इसका नाम क्या हो गया? अंटार्कटिक वृत्त। क्या हो गया? अंटार्कटिक सर्कल अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। कितने डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर। उसी तरह से यहां पर 90 डिग्री पर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री नॉर्थ पे उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री साउथ पे, ये नॉर्थ और साउथ या उत्तर या दक्षिण का क्या मामला है? तो जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा यानी विषुवत रेखा के ऊपर होगा, उसके पास क्या लगेगा? उत्तर लगेगा, और जो उसके दक्षिण में होगा उसके साथ दक्षिण लगेगा। तो ये सारा है। और जो हम ये अक्षांशों की हेल्प से क्या हम क्या समझते हैं? तो अक्षांशों की मदद से कहीं ना कहीं हम किसी भी क्षेत्र के तापमान को पता कर पाते हैं कि उस क्षेत्र का तापमान कितना होने वाला है। तो विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा अगर कहा जाए क्या होता है? तापमान होता है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम दूर जाते जाते हैं, तापमान क्या होता है? घटने लगता है। और तापमान अंततः कहां जाकर घटता है? ध्रुवों पर और ज्यादा क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
तो यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं जो इस वाले वीडियो में तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो अगले वाले वीडियो में हम कहीं ना कहीं इसको अपलोड करेंगे कि आखिर विषुवत रेखा से वो सारे देश, दुनिया के वो सारे देश जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है उनके नाम क्या हैं, और उनको लेकर एक बेहतर सा और बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो आपके कमेंट पे यह डिपेंड करता है कि अगला वीडियो इससे रिलेटेड होगा कि नहीं। ठीक उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लेकर भी बहुत सारे बने हुए हैं कि हाँ कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा को लेकर एक बहुत कर्क रेखा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्यों? क्योंकि ये भारत से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ अगले वीडियो में शिफ्ट कर दिया गया, इस वाले वीडियो से उसको अलग। लेकिन हाँ ये बता दिया गया है कि हाँ कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? अगर आपके इसके नाम को मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला है देशांतर रेखा, जिसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो देशांतर रेखा क्या है? तो देशांतर रेखा अभी हम पढ़े ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली या चलने वाली जो काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में, वो किस में बांट रहा था? उत्तर और दक्षिण में। और ये किस में बांट रहा है? पूर्व और पश्चिम में बांट रहा है, दिशाओं में विभाजित करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। जिस तरह से वो 0 डिग्री वहां पर पूर्व उत्तर और दक्षिण में बांट रहा था, उसी तरह से यहाँ भी एक 0 होगा। और यहाँ वाला 0 कहाँ से? यहाँ वाला 0 जो है वह ब्रिटेन के एक शहर है, ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, जिसका नाम क्या है? मुख्य देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। और वह ग्रीनविच से होकर गुजरता है, इसलिए उसका नाम क्या है? ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जो समय का निर्धारण होता है वह यहीं से होता है, 0 डिग्री से होता है। ये 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है, जिस तरह से वह 2 गोलार्धों में बांट रही थी, ये भी 2 गोलार्धों में बांटती है। कौन कौन सा? तो एक साइड पूर्वी गोलार्ध और एक साइड पश्चिमी गोलार्ध। अब ये पूरी तरह से वृत्त नहीं होती, जिस तरह से वो पूरा सर्कल बना रही थी, ये पूरी नहीं, ये अर्धवृत्त होती है। इसके पीछे भी एक लाइन है, लेकिन वो कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है उस पर बात करते हैं। तो ये 0 डिग्री है, इस साइड पूर्व और इस साइड पश्चिम। तो इस साइड भी 180 है और इस साइड भी 180 है। अब आप कहिएगा टोटल संख्या कितना है? तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि टोटल संख्या तो 361 होगा। कैसे 361 होगा? क्योंकि 180 अभी बताएं कि 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ, और एक जीरो वाला एक लाइन होगा, तो उसको मिलाकर कितना हो जाएगा? 361। जबकि ऐसा नहीं है, ये टोटल कितने हैं? टोटल 360 है। यानी देशांतरों की संख्या कितनी है? लॉन्गिट्यूड्स की संख्या कितनी है? 360 है। क्यों 360 है? क्योंकि 180 जो है वो केवल एक ही है। 180 डिग्री की जो रेखा है वो केवल एक ही है। तो 180 डिग्री की जब रेखा एक ही है तो उसको 2 जगह तो कर नहीं सकते हैं। यानी एक साइड 179 और एक साइड 180 और एक साइड 1, यानी अगर तीनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 360। 180 की जो रेखा है वो केवल एक ही है, यानी उसको इस पर डिनोटिंग करते हैं 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, यानी 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, वो दोनों एक ही रेखा है। ठीक है ना? और ठीक 0 के ठीक ऑपोजिट में है। तो टोटल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल 360 है। इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में समय का निर्धारण यहीं से होता है। ये भी कितने देशों से होकर गुजरता है वह भी सवाल बनते हैं, तो उससे भी रिलेटेड सब बोले ना कि कौन कौन से देशों से होकर प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी कमेंट पर डिपेंड करता है कि आप अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो अगले वाले में ट्रिक के साथ अगले वाले वीडियो में दे दिया जाएगा। अब देशांतर रेखा जैसे वो तापमान के बारे में बताता है, ये किसके बारे में बताता है? तो ये कहीं ना कहीं समय के बारे में बताता है। देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो होती हैं वो किसके बारे में बतलाता है? समय के बारे में बतलाता है। तो देशांतर रेखा और समय को थोड़ा हम समझ लेते हैं। पृथ्वी क्या कर रही है ना? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। घूर्णन कहने का मतलब है रोटेशन। रोटेशन कहने का मतलब क्या है? जैसे हम अपने अक्ष पर हैं, अपने जगह पर खड़े हैं और अपने ही जगह पर एक बार पूरा घूम गए, तो ये क्या कर रहे हैं? हम रोटेशन कर रहे हैं, यानी घूर्णन कर रहे हैं। तो पृथ्वी भी क्या कर रही है? पृथ्वी घूर्णन कर रही है। और घूर्णन जैसे हमको कुछ तो टाइम लगा ना, 2 सेकंड टाइम लगा, 2 सेकंड 10 सेकंड, तो उसी तरह से पृथ्वी को भी एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? तो उसको भी टाइम लगता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष में कितना डिग्री है? टोटल अपने आप में स्फीयर कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। टोटल कितना डिग्री है? 360 डिग्री। और पृथ्वी को पूरा 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का। 24 घंटे इसलिए तो दिन रात होता है 24 घंटे का। तो पृथ्वी को पूरा 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। यानी अगर हम और स्पष्टता से कहें तो पृथ्वी को अगर कहा जाए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 1 घंटे में घूमेगी 360/24, तो आंसर आएगा 15। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो फिर अगला सवाल आता है कि 15 डिग्री घूमने में उसको लग रहा है 60 मिनट। 60 मिनट कहने का मतलब है जैसे हम 1 घंटा बोले या 60 मिनट बोले, बात एक ही है। तो फिर यहाँ पर अगला आता है कि जब 60 मिनट का समय लग रहा है यहाँ पर, तो 60 मिनट के समय को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर
कि फिर 1 डिग्री में कितना समय लगेगा। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है 60 बटा अगर हम 15 करेंगे तो आंसर आएगा 4 मिनट। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। पृथ्वी मतलब 1 डिग्री घूमना है तो उसको कितना लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। इसके हिसाब से मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है तो इसके इस साइड और इसके इस साइड, इसके इस साइड और इसके इस साइड। लेकिन क्या होता है ना कि पृथ्वी घूम रही है। अब सूर्योदय जो हो रहा है, जैसे सूर्य किधर से होता है, सबसे पहले पूर्व से होता है और पश्चिम की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं पहले ये वाला हिस्सा पूर्व वाला हिस्से में सबसे पहले सूर्य आएगा, तो इधर टाइम ज़्यादा होगा और इधर टाइम क्या होगा, कम होगा। यानी प्राइम मेरिडियन, यानी ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इधर समय क्या होगा, समय ज़्यादा होगा और इसके इधर समय क्या होगा, समय कम होगा। तो समय कम होगा तो उसके हिसाब से देख लेते हैं, समय जब इस साइड ज़्यादा है और इस साइड क्या है, कम, यानी साइड माइनस होगा। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर 12 बजेगा, यहाँ पर 12 बजेगा तो 1 डिग्री पर क्या बजेगा, 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री ईस्ट में क्या होगा और 1 डिग्री वेस्ट में क्या होगा, ये जब समझ जाएंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे। 1 डिग्री ईस्ट और 1 डिग्री वेस्ट में क्या होगा, तो अगर 12 बज रहा है यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, तो उस साइड जाना है तो क्या करना है, प्लस करना है। और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट, तो इस साइड क्या हो जाएगा, 12:04 मिनट, 12 बज के क्या हो जाएगा मिनट। और इधर क्या करना है, 4 मिनट घटा देना है, तो 11 बज के क्या हो जाएगा, 56 मिनट। तो जब हम वेस्ट की तरफ आएंगे तो समय को घटाना है, 1 डिग्री में 4 मिनट घटाना है, और जब हम ईस्ट में जाएंगे तो समय को क्या करना है, जोड़ना है। समय को क्या करना है, जोड़ना है। आपको इससे रिलेटेड एक सवाल भी दे देते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बज रहा है, यहाँ पर कितना बज रहा है, यहाँ पर 12 बज रहा है, तो 20 डिग्री ईस्ट में और 30 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम होगा, 20 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम होगा अगर यहाँ पर ग्रीनविच लाइन पर, ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये पूरी तरह से हम कहीं ना कहीं इसको अच्छे से डील कर दिए। और इसमें क्या है, जिस तरह से ये अगर प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच रेखा और ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, इसी तरह से 4 गोलार्धों में पृथ्वी बटी हुई है। कौन कौन से गोलार्ध में, एक तो अगर कहा जाए इक्वेटर जो है यानी भूमध्य रेखा 2 गोलार्धों में बांटी है, ऊपर वाला सारा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला सारा दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह से जो प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच लाइन है वह भी 2 गोलार्धों में बांटी है, इधर वाला सारा पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला सारा पश्चिमी गोलार्ध। भारत को देखिए, भारत यहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत कौन से गोलार्ध में आता है, ठीक है ना। इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे देश हैं और वो सारे देशों से कौन कौन सी महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं वो कहीं ना कहीं हम जैसे बता ही दें कि अगले वाली वीडियो में हो सकता है तो बताएंगे। अब ये जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है और जो कहीं ना कहीं ग्रीनविच लाइन है, ये कहीं तो जाकर आपस में एक दूसरे को काटती होंगी, कहीं ना कहीं आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होंगी। तो वो इंटरसेक्ट करने वाला जगह कौन सा है, तो वो इंटरसेक्ट करने वाला जगह है एक यहाँ पर अटलांटिक ओशियन में, जिसको बोलते हैं नल आइलैंड यानी नल द्वीप। ये वास्तव में है नहीं, बस कल्पना कर लिया गया कि यहाँ पर नल आइलैंड है। तो कभी भी आपसे प्रश्न आ जाएगा कि कहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो नल आइलैंड या अटलांटिक ओशियन या गिनी की खाड़ी भी बोल सकते हैं। और जो हम 0 डिग्री देशांतर बताएं, ठीक 0 डिग्री देशांतर के पीछे 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री देशांतर को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तिथि रेखा कहने का मतलब है उसके एक तरफ दूसरा दिन और उसके दूसरे तरफ दूसरा दिन होता है। इस तरह से हमने सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्या किया, क्लियर किया। आशा है ये सारे पॉइंट्स आपको, और ये सारे खंड जितने भी पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।